दुनिया में परफेक्ट मर्डर की कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ कत्ल ऐसे भी हैं जो साबित नहीं हुए। लेकिन पुलिस, अदालत, जो भी सिस्टम है, उसे ये महसूस होता रहा, होना हो कातिल तो यही है और इसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन कानून की परेशानी ये है कि वो साबित करने में नाकामयाब रहा। बिना सबूतों और गवाहों के किसी को गुनहगार ठहराना सबसे बड़ा गुनाह है। नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी अमेरिकन क्राइम हिस्ट्री की सबसे लंबी चलने वाली कहानी है, जिसकी हेयरिंग सबसे लंबी चली, लेकिन आज भी ये केस सुलझ नहीं पाया है। ये कहानी 1892 की है, यानी कहानी आज से करीब 132 साल पुरानी है। ये अमेरिका के मैसेचुसेट की कहानी है। वहाँ फॉल रिवर एक इलाका है जहाँ एक बेहद अमीर परिवार रहता था, और ये एंड्रयू जैक्सन बॉर्डन का परिवार था। जैक्सन उस टाइम के करोड़पतियों में शुमार थे। उनका टेक्सटाइल और प्रॉपर्टीज का बिजनेस था। इनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम एमा बॉर्डन था और छोटी बेटी का नाम लिजी बॉर्डन था। इनकी वाइफ का नाम था सारा। इनकी दोनों बेटियां अब बड़ी हो रही थीं, और इसी बीच सारा की मौत हो जाती है। अब तक लिज़ी और एमा अपने मॉम डैड के साथ बहुत खुशी के दिन गुजार रहे थे, लेकिन अब उनके पिता उतना ध्यान नहीं देते थे। वो बस अपने बिजनेस पर ही पूरा फोकस थे। और सारा की मौत के बाद 3 साल बाद एंड्रयू ने दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी शादी के बाद घर का माहौल और ज़्यादा बदल गया। एंड्रयू ने एबी डर्फी नाम की महिला से शादी की थी। एंड्रयू की बेटियों को लगता था कि एबी ने एंड्रयू से सिर्फ रुपयों के लिए शादी की है। ये लड़कियां बड़ी भी हो रही थी, तो इन्होंने एबी को कभी माँ का दर्जा नहीं दिया। वो दोनों से सिर्फ अपनी स्टेप मॉम की तरह ही समझती थी। इधर पिता भी अब बेटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। एंड्रयू नियम कायदों के बड़े सख्त, पुराने जमाने की सोच रखने वाले एक नंबर के कंजूस पिता थे। उनकी इमेज पैसे के मामले में अच्छी नहीं थी। एम्प्लॉयज़ को भी टाइम पे पैसे नहीं देते थे। जिस इलाके में ये लोग रहते थे, वो इलाका बेहद रईस लोगों का था, तो वहाँ सभी घरों के बच्चों के पास अच्छी-अच्छी सुख-सुविधाएँ थी। लेकिन एंड्रयू ने अपनी बच्चियों को कोई ख़ास अच्छे से नहीं रखा था। उन्हें बाहर भी नहीं जाने देते थे, पार्टी से दूर रखते थे। इन दोनों बहनों में लिज़ी बहुत ज़्यादा गुस्सैल थी। एमा कम बोलती थी। लिज़ी हर चीज़ का बढ़-चढ़ कर विरोध करती थी। एमा दब्बू टाइप की थी। चीज़ें बहुत बिगड़ गईं जब एंड्रयू ने एबी के कहने पर एबी के घर वालों को महंगे-महंगे गिफ्ट देने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी गिफ्ट में देने लगे। हद तो तब हो गई जब सारा का एक घर उसने एबी के रिश्तेदारों को गिफ्ट कर दिया। उनका घर बहुत बड़ा था, तो एबी के बहुत से रिश्तेदार वहाँ आने-जाने लगे। ये सब लिज़ी को बहुत बुरा लगता था। वो सोचने लगी कि इस रफ्तार से अगर ये गिफ्ट करते रहे, तो हमारे हिस्से में तो आखिरी में कुछ बचेगा ही नहीं, और वो अपनी स्टेप मॉम से और ज़्यादा नफ़रत करने लगी। 1892 में इन दोनों बहनों की उम्र करीब 30 से 32 साल हो चुकी थी, क्योंकि लिज़ी 1860 में पैदा हुई थी। दोनों बहनों की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। उस टाइम के समाज में लेट शादी को अच्छा नहीं माना जाता था। 20 से 25 तक शादियां हो जाती थीं। लिज़ी को ये भी लगने लगा कि पिता किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लिज़ी के दिमाग में ये सब घर कर गया। फिर आती है एक तारीख, 4 अगस्त 1892। इस दिन एक रात पहले घर में एंड्रयू, एबी, एमा, लिज़ी और एक मेड और सारा के ब्रदर एमा के मामा आए हुए थे। रात सबकी अच्छी कटी। अगली सुबह एंड्रयू वॉक पर जाते हैं, जाकर वापस आए। एमा काम से चली गई। एमा के मामा भी जा चुके थे। घर में एंड्रयू, एबी, लिज़ी और मेड थे। उस दिन बहुत गर्मी पड़ी थी। दिन के करीब 11 बजे के आसपास लिज़ी के चिल्लाने की आवाज़ आई। लिज़ी ने मेड को आवाज़ दी, जल्दी आओ, किसी ने पापा को मार दिया। मेड दौड़ते हुए बेडरूम में पहुंचती है। वहां का मंजर बेहद खौफनाक था। बहुत बेदर्दी से एंड्रयू को मारा गया था। उसकी आंखों के ऊपर, चेहरे पर नुकीली चीज से वार किया गया था। पूरे कमरे में खून ही खून फैला पड़ा था। एंड्रयू के जिस्म पे 11 वार थे। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस भी लाश देखकर हैरान रह गई। पूछताछ शुरू हुई।
बाकी के लोग कहाँ हैं, तो पता चला कि एमा बाहर गई है। एबी घर में कहीं नहीं दिख रही है। ढूंढना शुरू किया गया। नौकर तीसरी मंजिल के कमरे में पहुंचे तो एबी की लाश वहां पड़ी थी। उसकी लाश और भी बुरी कंडीशन में थी। एक घर में दो हिस्सों में पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि मेड घर की सफाई में लगी थी और सिर्फ लीजी ही घर में थी। घर के दरवाजे चेक किए गए तो कोई भी फोर्स फुली एंट्री या एग्जिट नहीं था। घर में कोई चोरी भी नहीं हुई थी। पुलिस को कोई ऐसा पुख्ता सबूत तो नहीं मिला, लेकिन शक जरूर हुआ। खैर, लाशों का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि एबी की मौत 9 बजे हुई है, एंड्रयू की मौत 11 बजे। अब सोचने वाली बात, अगर बाहर से कोई आया नहीं, घर में कुछ हुआ नहीं, तो वो 2 घंटों का इंतजार क्यों करने लगा? अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से और भी उलझन पैदा हो गई। अब सबके बयान के लिए गए। मेड का बयान एकदम ठीक निकला, एमा घर में थी नहीं, तो उसका कोई मतलब इस सब चीज़ से बनता नहीं। एमा के माँ-बाप भी जा चुके थे, अब बची लिज़ी। लिज़ी पे शक गहरा रहा था क्योंकि वो अपना बयान बार-बार बदल रही थी और उसके पास मारने का मोटिव भी था। कभी बोलती मैं कत्ल के वक़्त घर में नहीं थी, कभी बोलती कि नेक्स्ट वीक फिशिंग के लिए जा रही थी तो सामान इकट्ठा कर रही थी। कभी कहती कि मेरे फादर वापस आए तब मैंने उनसे जूते उतार कर स्लीपर पहनाई। पुलिस बेहैरान। पुलिस ने जो सबसे ज़्यादा पॉइंट नोट किया वो ये कि लिज़ी को इन कत्लों में कोई अफ़सोस या सदमा नहीं था। जिसका बाप मर जाए उस बच्चे का क्या हाल होता है, ये हम सब जानते हैं। उधर एमा की हालत ख़राब हो रही थी, रो-रो के बुरी तरह से। पुलिस वालों ने अपना काम किया और घर में से चली गई। कुछ वक़्त गुज़रा तो कुछ पड़ोसी भी घर आ गए। इतने में लिज़ी ने एमा से कहा कि मुझे कुछ खाने को दो। एमा शॉक रह गई। 2 लाशें घर में पड़ी हैं, वो भी हमारे माँ-बाप की है। दुनिया से वो जा चुके हैं, उसका रो-रो कर बुरा हाल है और इस हालत में उसकी छोटी बहन खाना माँग रही है। ऊपर से ना रो रही है और ना ही उसके चेहरे पर कोई तनाव दिख रहा है। उसकी बहन को हैरानी तो हुई, लेकिन एमा को लगा कि ये तो ऐसी ही है। पुलिस को भी लगा कि हो ना हो लिज़ी कुछ ना कुछ तो उनसे छुपा रही है, क्योंकि वो सस्पेक्ट नंबर 1 है। दूसरी बात जो पुलिस को पता चली वो ये कि लिज़ी बहुत ज़्यादा गुस्सैल थी, तो कत्ल का शक और भी उस पर गहरा गया। अपने पिता और सौतेली माँ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दूसरी तरफ एमा के बारे में ये ज़ग ज़ाहिर था कि वो कूल और सीधी-सादी है। वो अपने पिता से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सौतेली माँ के साथ भी उसका रिश्ता बिल्कुल सामान्य है। पिता के गुज़रने का एमा को गहरा सदमा भी लगा था। पुलिस बारीकी से हर चीज़ टटोलने लगी तो उन्होंने ध्यान दिया कि 4 अगस्त 1892 के दिन मौकाए वारदात पे लिज़ी के कपड़ों पर एक बूंद खून की देखी गई थी। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि ये क्या है, तो लिज़ी ने कहा था कि ये सूप पिया था तो उसकी एक बूंद ही गिर गई होगी। अब दिन बीतने लगे। उस बड़े से बंगले में वो दोनों बहनें अकेली रह गई। एमा को लिज़ी के बर्ताव से बहुत डर लगने लगा, क्योंकि पहले तो जिस दिन घर में 2-2 खून हुए हों और वो माँ-बाप के हों, ऊपर से इतना ब्रूटल मर्डर, ऐसे घर में लिज़ी का रात में उठकर चहलकदमी करना, उसके चेहरे पर अफ़सोस का एक तिनका भी ना दिखना, एमा को लगने लगा कि कहीं सच में तो लिज़ी ने ही ये दोनों खून तो नहीं किए। जैसा कि पुलिस को भी इस बात का पूरा शक था, क्योंकि दोनों से पुलिस की पूछताछ का तरीका एकदम अलग था। लिज़ी से पूछताछ उसे कातिल मानकर किया जा रहा था और एमा से सिर्फ जनरल पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर ही बातचीत हो रही थी। एमा 2-3 दिन तो लिज़ी के साथ सोई, लेकिन उसका अब डर बढ़ने लगा तो उसने बहाना बनाया और दूसरे कमरे में खुद को लॉक करके सोने लगी। दोनों बहनें अलग-अलग कमरों में सोती थीं। एमा ने जिस बहन के साथ बचपन बिताया था, उसको उससे डर लगने लगा था। ये घटना 4 अगस्त की थी और पुलिस ने कोई और सस्पेक्ट ना देखते हुए 11 अगस्त को, यानी 7 दिन के बाद लिज़ी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि कत्ल वाले दिन लिज़ी ने जो ड्रेस पहन रखा था, जिसे पुलिस ने उसे संभाल के रखने के लिए कहा था, 11 अगस्त को जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आई तो लिज़ी वो ड्रेस किचन में आग के हवाले कर रही थी। वो पुलिस वाला उसे रोक पाता उससे पहले ही वो ड्रेस जल चुकी थी। उसने लिज़ी से जब पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कोई ठीक जवाब नहीं दिया। सबूत मिटाने के गुनाह में लिज़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 तारीख से पहले लिज़ी पर एमा को शक था और उसका शक गहरा गया। जब एक दिन लिज़ी पूरे बंगले में कहीं नहीं है तो एमा डर गई। वो ढूंढते-ढूंढते बेसमेंट में पहुंची तो क्या देखती है कि लिज़ी बेसमेंट में कुछ धो रही है।
एमा देख नहीं पाई कि वो क्या था। उसने वहीं लिज़ी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि कुछ फ़िशिंग के इक्विपमेंट है, लेकिन जब एमा ने पलटकर देखा तो वो एक कुल्हाड़ी थी। अब ये वही कुल्हाड़ी थी जिससे खून हुआ था। लेकिन एमा ने ये बात पुलिस को नहीं बताई क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। इन सब सरकमस्टांसेस को देखते हुए 11 अगस्त को पुलिस ने लिज़ी को विद वारंट गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने केस यही बनाया कि इसने अपने पिता और सौतेली माँ का खून किया है। पुलिस ने बताया कि एंड्रयू के शरीर पर कुल्हाड़ी से 11 वार किए गए थे, एबी के शरीर पे 18 वार। पोस्टमार्टम में ये भी पता चला कि एंड्रयू की मौत कुल्हाड़ी के पहले वार से ही हो गई थी, बाकी के 10 करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह एबी की मौत भी पहले वार से ही हो गई थी, तो बाकी 17 वार की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे ये पता चलता है कि किसी को कितनी ज़्यादा नफ़रत रही होगी इनसे कि इन दोनों के कत्ल में ब्रूटैलिटी की हद पार कर दी गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में करीब 10 महीने बीत जाते हैं। 1 जून 1893 को इस केस का ट्रायल शुरू होता है और इस केस पर पूरे अमेरिका की नज़र थी क्योंकि एक बेटी ने अपने पिता और सौतेली माँ का खून किया था। तो क्या ये सच निकलेगा? पुलिस ने खून की वजह और जो कुछ अब तक हुआ, खून करने से लेकर अब तक की सारी कहानी अदालत और जूरी के मेंबर्स के सामने रख दी। ये ट्रायल चल ही रहा था कि 1 जून के बाद रिवर फॉल में एक और कत्ल होता है और वो कत्ल भी कुल्हाड़ी से ही होता है। अब लिज़ी के वकील को एक मौका मिल जाता है क्योंकि ये कत्ल हूबहू मिस्टर और मिसेस बॉर्डन के मर्डर जैसा बहुत ही बेदर्दी से हुआ कत्ल था। ये भी उसने कोर्ट में ये दलील दी कि मेरी मुवक्किल ने कोई खून नहीं किया। मिस्टर एंड मिसेस बॉर्डन का अपराधी तो अभी भी खुला घूम रहा है क्योंकि ये मर्डर पूरी तरह से पहले 2 मर्डर्स की तरह ही है। अब जूरी के दिमाग में भी शक के बीज बो दिए गए थे, तो जूरी को भी लगा कि हो ना हो मर्डर लिज़ी की जगह किसी और ने किए हों। अब ये सारा बहस कंटिन्यू चलता रहा। इसके 20 दिन बाद यानी 20 जून 1893 को जूरी का फैसला आया कि इन 2 मर्डर्स में बहुत सी कहानियां हैं। पहले एबी का खून हुआ, फिर एंड्रयू मारा गया, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस लिज़ी को कातिल घोषित नहीं करता, कातिल साबित नहीं करता, क्योंकि ना तो फिंगरप्रिंट और ना ही आलाए कत्ल जिससे कत्ल हुआ, खून के निशान कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे लिज़ी डायरेक्ट कातिल साबित होती हो। सिर्फ कहानियों के आधार पे लिज़ी को कातिल नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन शक पूरा लिज़ी पर ही था। शक से लिज़ी को बरी नहीं किया जा सकता। सबूतों और गवाहों की कमी में लिज़ी छूट तो जाए पर कत्ल के इल्जाम से बरी नहीं होती। लेकिन अभी अदालत लिज़ी बॉर्डन को बाइज्जत रिहा कर देती है। लिज़ी कोर्ट रूम से बाहर आई। बाहर मीडिया का जमावड़ा था जहां लिज़ी ने मीडिया से कहा कि आई एम हैप्पीएस्ट वुमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब और खुश औरत हूँ। एमा जहां लिज़ी ने मीडिया से कहा कि आई एम हैप्पीएस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया की सबसे खुश औरत हूँ। एमा का भी लिज़ी की रिहाई में बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि उसे जब कोर्ट में एज ए गवाह खड़ा किया गया तो उसने अपनी बहन की बहुत सी बातें छुपा ली, जैसे कपड़े जलाने वाली बात उसने अपने ऊपर ले ली कि वो कपड़े मैंने ही जलाने के लिए बोला था। रिहाई के बाद लिज़ी घर आई, नॉर्मल जिंदगी जीने लगी। अब उसे कोई कुछ कहने वाला भी नहीं था। एमा को भी लगा कि शायद वो गलत रही थी अपनी बहन के बारे में। लेकिन जिस इलाके में वो लोग रहते थे रिवर फॉल, वहाँ के लोगों को लिज़ी पर पूरा शक था। दोनों कत्ल लिज़ी ने ही किए हैं। अब उन लोगों ने लिज़ी से दूरी बनानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि वो जिस चर्च में जाती थी वहाँ पर भी लोगों ने उससे बात करनी बिल्कुल बंद कर दी। ये बात एमा को बहुत बुरी लगने लगी। उसने लिज़ी से पूछा कि तुम्हें बुरा नहीं लगता कि लोग तुम्हारा बायकॉट कर रहे हैं और तुम्हें अपने आप से दूर कर रहे हैं? लिज़ी ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उस ज़माने में एंड्रयू बॉर्डन की प्रॉपर्टी करीब 52 मिलियन डॉलर थी और अब इस प्रॉपर्टी की मालकिन सिर्फ ये दोनों बहनें ही थीं। एमा ने लिज़ी को बचा तो लिया, लेकिन उसे बहुत अजीब लगता था कि लिज़ी पर किसी चीज़ का कोई फ़र्क या असर नहीं पड़ा था, जबकि एमा खुद को अब यतीम महसूस करती थी। उसके और लिज़ी के बीच कुछ झगड़े भी हुए। इन सब बातों को लेके एक दिन एमा का झगड़ा अपने पड़ोसियों से भी हो गया। वो बोली कि अदालत ने उसे बाइज्जत बरी किया है, तो तुम लोग उसके साथ ये व्यवहार क्यों करते हो? एमा ये सब कह ही रही थी कि लिज़ी बीच में आकर एमा को घर में ले जाती है। घर जाकर एमा लिज़ी से पूछती है कि तुम्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि
तुम्हें ये लोग कातिल समझते हैं? तो लिज़ी कहती है कि नहीं, क्योंकि मैंने अपने माँ-बाप का खून किया है। इतना सुनते ही एमा के पैरों के नीचे से पूरी की पूरी ज़मीन निकल गई और वो पूरी तरह से बदहवास हो गई। एमा ने कहा कि तुम ये क्या कह रही हो? फिर लिज़ी ने 4 अगस्त 1892 की पूरी कहानी एमा को सुना दी। एंड्रयू और एबी से वो जो नाराज़ चल रही थी, तो उसने पहला खून अपनी माँ एबी का किया। फिर उसके पूरे कपड़ों पर खून लग चुका था। एबी पहले वार में ही खत्म हो गई थी, लेकिन नफ़रत के चलते उसने 17 वार और किए थे। ये बेसमेंट में गई और अपने कपड़े धोए और कुल्हाड़ी भी धोई। इसके बाद उसने कोई कपड़ा नहीं पहना। इसे अपने पिता के वॉक से वापस आने की आवाज़ आई। अब इसने कुल्हाड़ी ली और नंगे बदन एंड्रयू के कमरे की ओर बढ़ गई, क्योंकि एंड्रयू वॉक पे आने के बाद कुछ देर के लिए सो जाता था और लिज़ी ने इसी वक्त का फ़ायदा उठाया। पहले ही वार में एंड्रयू दुनिया से जा चुका था, लेकिन कंफर्म करने के लिए उसने बाकी के वार किए। 2 खून में इसे इतना वक्त लगा। एमा की एक भारी गलती। ये सब सुनकर एमा ने घर छोड़ दिया। दोनों बहनें अलग हो गईं, फिर कभी नहीं मिली। प्रॉपर्टी पहले ही इन दोनों बहनों में बंट चुकी थी। ये पूरी कहानी बाद में कई रिसोर्सेज से पता चली, लेकिन कभी कोई पुख्ता सबूत इस कहानी के खिलाफ नहीं मिला। 1927 में लिज़ी की एक दिन मौत हो जाती है और उसके एक हफ्ते बाद एमा की भी मौत हो जाती है। इनकी बहुत सी प्रॉपर्टी तब भी बची हुई थी, तो इनके पीछे जितने भी इनके रिश्तेदार दोस्त बचे, उन सब में इसे बांट दिया गया।